हमारी औद्योगिक अवस्थिति की चर्चा चल रही थी कि उद्योग की स्थापना कहाँ पर है की जानी चाहिए, यानी कौन सी ऐसी जगह है जो उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है। वैसे तो हमने देखा कि उद्योग की स्थापना करना एक जटिल कार्य था, लेकिन जहाँ पर कच्चा माल मिल जाए, श्रमिक मिल जाए, पूंजी मिल जाए, ऊर्जा के साधन और बाजार ये जहाँ पर स्थित हो वहाँ पर उद्योग की स्थापना की जा सकती है। और जहाँ पर उद्योग होते हैं वहाँ पर नगरीकरण भी होता है। ये भी देखा था हमने कि औद्योगिकरण और नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। एक नई परिभाषा आई थी समूहन बचत, याद रखना कई बार पूछ लेते हैं समूहन बचत किसे कहते हैं। तो क्या होता है कि जहाँ पर उद्योग होते हैं वहाँ पर नगरीकरण होता है, तो कई बार क्या किया जाता है कि इनका लाभ लेने के लिए इनका नगर केंद्रों के द्वारा जो सुविधाएं होती है, कौन सी सुविधाएं, जैसे बैंकिंग है, बीमा है, परिवहन है या बाजार है, ये नगरों में मिल जाते हैं हमें। तो इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए नगरों के पास में ही उद्योग धंधों की स्थापना कर दी जाती है। वो कहलाता है समूहन बचत। नगर केंद्रों से प्राप्त सुविधाओं का लाभ लेने के लिए या सुविधाओं से लाभान्वित कई बार क्या होता है, उद्योग नगरों के आसपास ही स्थापित कर दिए जाते हैं। वो कहलाता है समूहन बचत। और जब आसपास एक उद्योग हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, ऐसे औद्योगिक परिदृश्य सामने आ जाता है, यानी बड़े बड़े उद्योग की स्थापना हो जाती है। देश आजाद होने से पहले विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी। कि हमारे देश आज़ाद हुआ था उससे पहले की बात है कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था या आज़ाद होने से पहले हमारे जो उद्योग स्थापित किए जाते थे विनिर्माण, वो किस पर आधारित थे, दूसरे देशों से व्यापार पर आधारित थे। तो जिन देशों से व्यापार होता था या जिन क्षेत्रों के द्वारा व्यापार होता था वहाँ पर ही उद्योग धंधे स्थापित हो गए। जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये व्यापारिक केंद्र थे और इन केंद्रों पर ये व्यापारिक केंद्र होने के साथ साथ ये नगर औद्योगिक केंद्र भी बन गए, क्योंकि इन केंद्रों से व्यापार होता था और देश आजाद होने से पहले उद्योग स्थापित किए गए। इन केंद्रों व्यापार पर आधारित था, तो जहाँ से व्यापार होता था वहीं पर उद्योग स्थापित हो गए। तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ये बड़े औद्योगिक नगर भी हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से घिरे थे, चारों तरफ का इलाका था इनका ग्रामीण। अब एक बोर्ड पे लिखा हुआ है उद्योग बाजार संबंध। उद्योग और बाजार आपस में कैसे निर्भर होते हैं। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है उद्योग की स्थापना करने के लिए निवेश किन में करना पड़ता है, खर्चा किन में लगाना पड़ता है, कच्चा माल और उसके घटक में। कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा, कैसा प्राप्त होगा, किससे प्राप्त होगा, इस पर तो हमें निवेश करना पड़ता है। उत्पादक घटक, उत्पादन करने वाले कौन कौन है, तो भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी खुद, ये उत्पादक अवसंरचना में आ गए। अब उत्पादन हमने कर लिया और ये चीजें हमें मिल गई, कौन कौन सी, कच्चा माल हमें मिल गया, पूंजी हमारे पास है, भूमि है, श्रम मजदूर है। अब इनको क्या करेंगे, परिवहन के द्वारा जाएंगे, ये कहाँ पर है, कारखाना में। कौन है, कच्चा माल है, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, ये परिवहन के द्वारा कारखाना में गए। वहां पर क्या हुआ, माल तैयार हुआ। कारखाना में क्या किया हमने, माल तैयार किया, तैयार माल है उसको ले जाएंगे बाजार में, किसके द्वारा, परिवहन के द्वारा। तैयार माल है वो बाजार में गया, किसके द्वारा, परिवहन के द्वारा। बाजार पहुंच गया, बाजार से माल है वो बिक गया, क्या प्राप्त हो गई, पूंजी। और यहाँ पर भी शुरुआत किससे की, पूंजी से। तो यह है उद्योग बाजार संबंध। उद्योग कई बार क्या करते हैं, ऐसा ग्राफ दे दिया जाता है परीक्षा में और एक स्थान खाली छोड़ दिया जाता है। जैसे ये स्थान खाली छोड़ दिया और यहाँ पर लगा दिया क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसमें क्या आएगा। तो हमें इसलिए बोर्ड पे लिखा है कि ताकि हमें याद रहे कि यहाँ पर एबेसदा भी दे दे या कोई खाली स्थान दे दे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो क्या आएगा, परिवहन। सबसे पहला काम क्या होता है, कच्चे माल और उसके घटक तय किए जाते हैं, भूमि तय की जाती है, श्रम और पूंजी
ये तय होते हैं। फिर परिवहन के द्वारा कारखाने में पहुंचते हैं, कारखाने से माल तैयार होता है फैक्ट्री से, उद्योग से, और वो परिवहन के द्वारा बाजार में जाता है। पूंजी इनकी मेन लीड रोल है सब में। बाजार से तैयार माल में पूंजी हुई, पूंजी के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू हुआ, तो पूंजी मेन रोल में हो गई। किसी उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है कि कम से कम कितनी लागत आएगी। किसी भी उद्योग है उसकी स्थिति है वो तय होती है कि कम से कम कितनी लागत आएगी। सरकारी नीतियों और निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करती है। सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं उनके भी देखना पड़ता है, उन नीतियों पर भी आधारित उद्योग लगाने पड़ते हैं कि सरकार ने कौन कौन से उद्योगों के लिए कैसी नीतियां बना रखी है। तो सरकार की नीतियां और निपुण श्रमिक काम करने में माहिर तेज श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। उद्योग की आदर्श अवस्थिति देखो क्या है, आगे उद्योग की आदर्श अवस्थिति, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा स्थान जहां पर उद्योग लगाना उचित है, ऐसी स्थिति जहां पर हम क्या कर सकते हैं, उद्योग की स्थापना कर सकते हैं, उद्योग ही लगा सकते हैं, या वो परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां जहां पर ये मूर्तत्व मौजूद है वहां पर हम क्या कर सकते हैं, उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। तो अच्छी परिस्थिति कौन सी होती है, एक तो उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त कर रहे हैं अपन, उसकी लागत कैसी है, लागत का मतलब कच्चा माल जो हमें मिलेगा उसका मूल्य कितना लगेगा हमें, हमारे अन्यों के स्थानों की बजाय वो मूल्य सस्ते में आ रहा है, महंगे में आ रहा है, यानी अच्छी मूल्य पर, अगर मूल्य आ रहा है, अच्छे मूल्य पर वो कच्चा माल मिल रहा है तो वहां पर उद्योग अपन लगा सकते हैं। दूसरा, उस स्थान पर उत्पादन करेंगे, यानी कच्चा माल का मूल्य कम और उत्पादन कर लिया, उसकी लागत कैसी आएगी, उत्पादन पर पूरा खर्चा कितना आएगा, श्रमिक कैसे है, भूमि कैसी है, सारी चीजें सबका मिलाकर अपन लागत तय करते हैं उत्पादन की। ऐसा नहीं कि बनाने में कितना खर्चा हुआ, सारे भी जितने मध्यस्थ खर्चे आते हैं वो उत्पादन में ही शामिल किए जाते हैं। और उस स्थान पर उद्योग उत्पादन के वितरण की लागत की, हमने जो उत्पादन कर लिया उसका वितरण कहाँ करेंगे, जो वस्तु हमने बना ली उद्योग में उसको हमें दूसरी जगहों पर बेचना भी तो है, वितरण भी तो करना है। ये चीजें अगर हमारे अनुकूल हो तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं, उद्योग की स्थापना का निर्णय ले सकते हैं। कौन सी चीजें, कच्चा माल है वो हमारे मुताबिक लागत में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वहां पर हमने उत्पादन किया वो हमारी मुताबिक लागत में, हमें जो खर्चा हुआ उसके अनुसार लागत है वो कितनी आ रही है, उस पर बाजार में उसको ले जाएंगे तो हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, ये उत्पादन के वितरण की लागत कि ये तो खर्चा हो गया सारा, और जब बाजार में ले जाएंगे तो उसे हम बेचेंगे तो हमें कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा। ये चीजें अगर हमारे अनुकूल होगी तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय ले सकते हैं। खर्चा जितना मिल रहा है, कच्चा माल मिल रहा है, जितना बनाने में खर्चा हुआ वो सब मिलाकर बाजार में अगर ले जा रहे हैं, तब अगर हमारे माइनस चल रहा है काम तो उस स्थान पर उद्योग नहीं कर सकते, प्लस चल रहा है तो हम उस स्थान पर उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। आ गया उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण है तो हम क्या करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में अनेक औद्योगिक उत्पादों का प्रयोग करते हैं। दैनिक जीवन का मतलब हमारा रोजमर्रा का जो जीवन है उसमें सुबह से लेकर शाम तक बहुत सी ऐसी वस्तुओं का अपन उपयोग करते हैं जो कहाँ बनी होती है, उद्योगों में बनी होती है। जैसे बिजली का बल्ब है, ट्रांजिस्टर है, वनस्पति तेल है, इनमें जो नाम लिखे हुए हैं हो सकता है इनमें से जैसे दंतमंजन है, पंखा है, सिलाई मशीन है, चीनी है, इन सब का हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो क्या होती है, उद्योगों में बनी हुई होती है। तो हम विशेष मानदंडों के आधार पर क्या करते हैं, उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं। मानदंड का मतलब निश्चित मानक तय किए गए हैं, उनके आधार पर उद्योगों को बांटा गया है। पहला वर्गीकरण है प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर, कि उद्योग को बनाने में जो कच्चा माल लिया गया है वो कैसा है,
उद्योग में जो वस्तु बनती है उसको बनाने में अपन जो कच्चा माल काम में लेते हैं, तो उस कच्चे माल है वो किस आधार पर, कहां से हमें वो कच्चा माल प्राप्त होता है। तो दो वर्गीकरण लिखा हुआ है, और भी वर्गीकरण है, लेकिन बोर्ड पे फिलहाल दो वर्गीकरण है। पहला वर्गीकरण की उस उद्योग को बनाने में जो कच्चा माल लेते हैं वो हमें कहां से मिला है। तो प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा गया है, एक कृषि आधारित उद्योग और दूसरा खनिज आधारित उद्योग। परीक्षा में या तो सीधा सा वर्गीकरण पूछते हैं कि प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है, वर्णन कीजिए। तब तो हमें इनकी परिभाषा और उदाहरण देने पड़ते हैं। कई बार पूछते हैं कि कृषि आधारित उद्योगों का उदाहरण बताइए, खनिज आधारित उद्योगों का उदाहरण बताइए। तो प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं, वे उद्योग जिन्हें कच्चा माल कहां से प्राप्त होता है, कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है, वो कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। परिभाषा बोर्ड पे नहीं है, बोल रहा हूं सुन लो, या बुक में भी नहीं है हमारे। तो वे उद्योग जिनको कच्चा माल कहां से मिलता है, कृषि क्षेत्रों से प्राप्त होता है, वो क्या कहलाते हैं, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण जैसे सूती वस्त्र है, तीनों प्रकार के वस्त्र, चाहे सूती, ऊनी, रेशमी, ये चीजें कहां से मिलती है। सूती वस्त्र बनाने के लिए कपास कहां से मिलता है हमें, कृषि क्षेत्र से मिलता है, नहीं मिलता है। रेशम कहां से मिलता है, कृषि क्षेत्र से मिलता है। तो ये कौन से उद्योग हो गए, कृषि आधारित उद्योग हो गए। जैसे चीनी है, रेस, रबड़ है, भाई रबड़ भी एक प्रकार की खेती की जाती है। रबड़ की भी, रबड़ को जो जिनसे प्राप्त होता है, खेती होती है उनकी चीनी है। चीनी कहाँ से मिलती है, गन्ने से मिलती है। गन्ना कहाँ होता है, खेतों में होता है। भाई गन्ना खेतों में होता है, इसका मतलब ये कौन सा उद्योग हो गया, कृषि आधारित उद्योग हो गया। कॉफी है, चाय है, वनस्पति तेल है, ये सब कौन से हैं, कृषि आधारित उद्योग है। क्यों है, क्योंकि इनको बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए हमें, वो कच्चा माल कहाँ से मिलता है, हमें कृषि क्षेत्रों से मिलता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। यही परिभाषा उनकी होगी, जिन उद्योगों को कच्चा माल कहाँ से मिलता है, खनन क्षेत्रों से मिलता है। खनिजों से जिनको कच्चा माल मिलता है, यानी खनन करके धरातल को खोदकर कच्चा माल निकाला जाता है, वो खनिज आधारित उद्योग है। जैसे लोहा इस्पात है, किससे बनता है, लोहे से। सीमेंट है, सीमेंट में क्या चाहिए, चूना पत्थर। चूना पत्थर कहाँ से आता है, खनन के द्वारा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम किनसे बनता है, बॉक्साइट से बनता है, खनन के द्वारा। मशीन है, मशीनों में ये लोहा इस्पात है, एल्यूमिनियम है, सब चीजें लगती है। औजार भी लोहे के बने होते हैं, तांबे के भी बने होते हैं। तो ये सब कहाँ से, एल्यूमिनियम के भी बने होते हैं। कहाँ से मिलता है, खनिजों से मिलता है। पेट्रोल रसायन है, वो भी खनन के द्वारा प्राप्त होता है। तो वो उद्योग जिनको कच्चा माल कहाँ से मिलता है, खनन क्रियाओं के द्वारा या खनिजों के द्वारा जिनको कच्चा माल प्राप्त होता है, वो उद्योग कहलाते हैं खनिज आधारित उद्योग। जैसे एल्यूमिनियम है, सीमेंट उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, मशीन उद्योग है, औजार उद्योग है, पेट्रोल रसायन उद्योग है। ये सारे उदाहरण है खनिज आधारित उद्योगों के। कृषि आधारित उद्योग जिनको कच्चा माल कृषि से मिलता है, उदाहरण बता दिए। ये तो एक वर्गीकरण हुआ, ये तो क्या हुआ, एक प्रकार का वर्गीकरण, ये दूसरे प्रकार का वर्गीकरण। अब देखो आप कई बार कंफ्यूज हो जाओ कि सर यहाँ पे भी एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, सर यहाँ पे भी चीनी है, यहाँ पे भी चीनी है। तो ये प्रकार है अलग अलग दोनों के। अगर कृषि आधारित आए तो चीनी चलेगा, और फिर प्रमुख भूमिका के आधार पर, यानी मुख्य भूमिका किनकी होती है उन पर, वो उद्योग जिनमें मुख्य भूमिका किनकी है, जिनके बिना काम नहीं चले, तो वो होते हैं आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग कौन से होते हैं, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं। आधारभूत उद्योग कौन से, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर, यानी जिस उद्योग में कोई वस्तु बनी है और उस वस्तु के बिना दूसरे उद्योग का काम न चले। समझ गए, जिस उद्योग में कोई, जैसे लोहा इस्पात है ना, इसका उदाहरण लोहा इस्पात है। कोई भी उद्योग की स्थापना करें, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लोहा इस्पात की आवश्यकता पक्की पड़ेगी। आधारभूत उद्योग हो गया ये।
समझ गया? तो वो उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं, समझ गए? जैसे लोहा इस्पात उद्योग में लोहा इस्पात बनता है, लेकिन लोहा इस्पात अन्य उद्योगों के लिए आवश्यक होता है। कोई भी उद्योग स्थापित करे उनके लिए लोहा इस्पात आवश्यक है। जैसे तांबा है, तांबा परगलन है, एल्यूमिनियम परगलन है, इन पर भी दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं। तो आधारभूत उद्योग कौन से होते हैं? वे उद्योग जिनके उत्पादन पर अन्य उद्योग निर्भर होते हैं वो कहलाते हैं आधारभूत उद्योग। उपभोक्ता उद्योग यानी किसी उद्योग में कोई वस्तु बनती है और सीधे क्या काम में आती है? हमारे काम में आ जाती है। कोई उसका रूप परिवर्तन वगैरह नहीं होता है, वस्तु बनी और उस वस्तु को सीधा क्या करता है? उपभोक्ता उपयोग में लेता। उपभोक्ता कौन है? वस्तु का काम में लेने वाला। और इस दृष्टि से हम सब क्या है? उपभोक्ता है। भाई जो भी व्यक्ति वस्तु का मूल्य देकर काम में लेता है वो क्या है? ये पेन है, पेन का मूल्य दिया है, काम में ले रही है, तो ये क्या हो गया? अपन उपभोक्ता हो गए। वस्तु का मूल्य चुकाकर जो काम में लेता है, जो उपभोग करता है, वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। याद रखना, जैसे दुकान से हम सामान लाने जाते हैं और दुकानदार बाहर से सामान लेके आया, बाहर हमारे विद्यालय के बाहर दुकान है, उससे हमने कोई चीज खरीद ली, बिस्किट खरीद ली हमने, वो बिस्किट कहाँ से लेके आया? बाजार से लेके आया। तो दुकानदार उपभोक्ता नहीं है। हमने खरीदी, हम काम में ले रहे हैं, हमने मूल्य दिया और खरीद ली, वो तो दुकानदार तो किसके लिए लेके आया है? लाभ कमाने के उद्देश्य से लाया है। भाई बाजार से अलग कीमत पे ला रहा है, हमें अलग कीमत पे दे रहा है, तो जो अंतर है वो उसका लाभ हो गया। तो वो तो लाभ कमाने के उद्देश्य से लेके आ रहा है, लेकिन हम थोड़ी बेचते हैं, हम तो सीधे क्या करते हैं? काम में लेते हैं। तो हम क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए। तो उपभोक्ता उद्योग कौन सा होता है? वे उद्योग जिनमें जो वस्तु बनती है वो सीधे किनके? उपभोक्ता के काम में आती है। जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपभोग हेतु करता है। जैसे दंतमंजन, दंतमंजन किसी फैक्ट्री में बना, उसका कोई रूप आकार परिवर्तन नहीं होता है, हम सीधे क्या करते हैं? उनको काम में लेते हैं। चीनी है, ये चीनी फैक्ट्री से निकली, हो सकता है वो अलग अलग स्तरों पे आए, लेकिन उसका रूप परिवर्तन तो नहीं होता ना, हमारे काम में आती है। कागज है, पंखे है, सिलाई मशीन है, ये सब क्या है? उपभोक्ता उद्योग है। अगला वर्गीकरण पूंजी निवेश के आधार पर। अगला वर्गीकरण है पूंजी निवेश के आधार पर। और पूंजी निवेश के आधार पर एक लघु उद्योग है, उसकी परिसंपत्ति को अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यानी लघु उद्योग है, उस पर अधिकतम मूल्य है या अधिकतम धनराशि है, वो अपनी हम क्या कर सकते हैं? कितनी निवेश कर सकते हैं। यह निवेश सीमा क्या है? समय के साथ बदलती रहती है। समय व्यतीत होने पर जो अभी हमने 1 करोड़ लिख रखा है वो वर्तमान में है, इससे पहले कम थी। तो जैसे जैसे समय है उसके साथ यह राशि है, वो निवेश सीमा है, वो बदलती जाती है। अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर, अधिकतम का मतलब ज्यादा से ज्यादा निवेश अपन कितना कर सकते हैं। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदलता भी गया है और वर्तमान में अधिकतम निवेश मूल्य है वो 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। यानी लघु उद्योग है, उनमें ज्यादा से ज्यादा अपन कितना निवेश कर सकते हैं? 1 करोड़ रुपए। अगला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब है कि मालिकाना हक। स्वामित्व का मतलब है मालिकाना की, मालिक उस पर डिसीजन लेने वाला कौन है? नियंत्रण करने वाला कौन है? तो स्वामित्व के आधार पर पहला उद्योग है सार्वजनिक क्षेत्र। तो इसमें क्या किया जाता है? सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित और संचालित उद्योग आते हैं। सरकार जिन उद्योगों का स्वामित्व और नियंत्रण अपने अधिकार क्षेत्र में रखती है वो क्या कहलाते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग या सरकारी उद्योग भी बोलते हैं इनको। यानी इनका प्रबंधन करने का काम है, इन उद्योगों को संचालन करने का काम किसके अधीन होता है? सरकार के अधीन होता है। जैसे भेल और सेल, 2 उदाहरण लिखे हैं मैंने। BHEL, भेल का पूरा नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, याद रखना। BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल का पूरा नाम भी हो गया है और उदाहरण भी हो गया कि यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का
उद्यम है। अगला है स्टील सेल। सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो भेल और सेल दोनों के पूरे नाम, भेल का है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स उद्योग, सेल का है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये किसका उदाहरण है? सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण। सार्वजनिक क्षेत्र कौन से होते हैं? जिनका प्रबंधन और संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है। दूसरा निजी। निजी कौन से होते हैं? एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के अधिकार क्षेत्र में हो। ऐसे उद्योग जिनका प्रबंधन और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, वो निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। जैसे टिस्को, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका भी नाम याद रखना। टिस्को का मतलब है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड और डाबर उद्योग। डाबर के उत्पाद देखते हैं अपन, भाई डाबर लिखा होता है, डाबर के बहुत से उत्पाद देखते हैं, बजाज के उत्पाद। तो टिस्को, डाबर उद्योग, बजाज ऑटो लिमिटेड, ये क्या है? निजी क्षेत्र के उदाहरण है। अगला है संयुक्त क्षेत्र। तो संयुक्त क्षेत्र में कौन से आते हैं? वे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के प्रयास से चलते हैं। यानी सार्वजनिक तो सरकार से, निजी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों से, और जिनमें दोनों का मिला जुला रूप हो। कौन सा? सार्वजनिक और निजी, वो कहलाते हैं संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम। और इसका उदाहरण है ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। ऑयल का मतलब है ऑयल इंडिया लिमिटेड। सबके पूरे नाम याद रखना। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो यह उदाहरण है किसका? संयुक्त क्षेत्र का। चौथा है सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र कौन सा होता है? जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों के हाथों में भी होता है और श्रमिकों के हाथों में भी होता है। ये कहलाते हैं सहकारी उद्योग। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है। जो चीजें लगती हैं इनमें वो दोनों लगाते हैं। संसाधन है वो दोनों कौन? उत्पादक, श्रमिक, दोनों बराबर लगाते हैं। और जिसने जैसी पूंजी लगाई है लाभ हानि भी उसी अनुपात में उनको मिलता है। सहकारी उद्योग कौन सा होता है? जो कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादक और श्रमिकों के द्वारा जिन उद्योगों पर स्वामित्व रखा जाता है वो सहकारी उद्योग होते हैं। संसाधन दोनों उपलब्ध करवाते हैं और लाभ हानि का अनुपात जिस प्रकार संसाधन उपलब्ध करवाते हैं उस अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। जैसे महाराष्ट्र का चीनी उद्योग है वो सहकारी उद्योग का उदाहरण है, और केरल के नारियल उद्योग है